हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैंने पहले से एक न्यूमेरिकल आपके लिए लिख के रखा है, मैं इसकी स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूँ। फाइंड रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rod of mass 100 gram and length 100 centimeter about an axis passing through its center and perpendicular to its length। तो आपको एक रोड दी है, ये रोड है, इसकी लेंथ दी है 100 सेंटीमीटर और मास दिया है 100 ग्राम। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये एक्सिस ए बी हो गया, परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो हमने कैलकुलेट किया था इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाय 12। लास्ट क्लास में हमने किया था। मास आपको दिया हुआ है 100 ग्राम यानी 0.1 किलोग्राम। एल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ जाइरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² बाय 12, इसको आप mk² के इक्वल रखिए, तो आपके पास यहाँ से k² आ जाएगा l² बाय 12 के इक्वल, क्योंकि m दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आपको k मिलेगा l बाय √12, तो k इक्वल टू L बाय √12 को लिख सकते हो 2√3, क्योंकि 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो L की वैल्यू 1 मीटर दी है, 2 इंटू 1.732। तो इसको अब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.289 मीटर, 289 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट था रेडियस ऑफ जाइरेशन। दूसरा पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फॉर्मूला पता ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² बाय 12। m की वैल्यू है 0.1, l की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 12। तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 0.0083 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक के लिए। अब मैं आपके लिए सेकंड न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें पहले आपको ये एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज b, स्मॉल b के इक्वल है। इसके हर एक कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर ABCD पे एक एक स्फीयर रख दिया गया है ये, और इन स्फीयर की रेडियस सबकी स्मॉल a के इक्वल है और मास सभी का कैपिटल M है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको ये स्क्वायर दिया है ABCD। इस स्क्वायर की जो हर एक साइड है वो स्मॉल b के इक्वल है और इसके चारों कॉर्नर ABCD पर एक एक स्फीयर रख दिया गया है। A कॉर्नर पे ये स्फीयर है, B कॉर्नर पे ये स्फीयर है, C कॉर्नर पे ये स्फीयर है और D कॉर्नर पे ये स्फीयर है। और इस हर एक स्फीयर की जो रेडियस है वो स्मॉल a है और मास कैपिटल M है। ओके, इसका भी रेडियस स्मॉल a, मास कैपिटल M, रेडियस स्मॉल a, मास कैपिटल M। आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट AB। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, इस एक्सिस के अबाउट, यानी ये इसके अबाउट अगर रोटेट करता है पूरा सिस्टम तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए, जब ये रोटेट करेगा तो ये स्फीयर भी एक तरह से एक्सिस AB के अबाउट इस तरह रोटेट कर रहा होगा, ये स्फीयर भी रोटेट कर रहा होगा।
ये स्फीयर ए बी के अबाउट इस तरह से पूरा रोटेट कर रहा होगा और इसके अबाउट भी रोटेट कर रहा होगा, सी डी के अबाउट भी। और इसी तरह से ये स्फीयर भी ए बी के अबाउट भी रोटेट कर रहा होगा और साथ में सी डी के अबाउट स्पिन कर रहा होगा इस तरह से। तो यानी इनकी डबल मोशन काउंट होगी, ए बी के अक्रॉस भी और सी डी के भी। इनकी सिर्फ ए बी के लिए काउंट होगी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट ए बी, यानी पॉइंट ए पर जो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी अबाउट ए बी, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी एंड डी अबाउट ए बी, moment of inertia of C about AB plus moment of inertia of D about AB। तो सबसे पहले A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होगा, अबाउट ए डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भी ले लो आप किसी भी एंगल पे ये एक डायमीटर होगी। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट ए डायमीटर क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वेयर, रेडियस ए है। इसी तरह से बी का भी क्या होगा, 2/5 एम ए स्क्वेयर प्लस सी का क्या होगा, पॉइंट एक्सिस ए बी के लिए ये जो सी पर मास एम है ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वेयर। और फिर ये स्पिन भी कर रहा होगा यहाँ पे भी, तो वो हो जाएगा 2/5 एम ए स्क्वेयर। इस एक्सिस से डिस्टेंस b है, ये मास m है, तो एम बी स्क्वेयर। और इस एक्सिस के बाद जब ये स्पिन करेगा तो 2/5 एम ए स्क्वेयर। इसी तरह से d का भी सेम यही आएगा, प्लस एम बी स्क्वेयर प्लस 2/5 एम ए स्क्वेयर। तो 2/5 एम ए स्क्वेयर 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4। तो 4 इंटू टी 2 8/5 एम ए स्क्वेयर प्लस एम बी स्क्वेयर प्लस एम बी स्क्वेयर 2 एम बी स्क्वेयर। तो ये आ गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी। अब मैं इनको इरेज करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए मीटर स्केल ए बी इज हर्ल्ड वर्टिकली विद इट्स वन एंड ए ऑन द फ्लोर। ओके, मीटर स्केल ए बी इज हर्ल्ड वर्टिकल विद इट्स वन एंड ए ऑन द फ्लोर एंड इज देन अलाउड टू फॉल। एक मीटर स्केल है ये इस तरह से, इसका ये जो एंड एक एंड है ये फ्लोर पर है, ये ग्राउंड फ्लोर एक तरह से आप कह लीजिए, ग्राउंड है ये। तो ये एंड ए है और ये एंड आगे दिया हुआ एंड बी व्हेन इट स्ट्राइक्स द फ्लोर। तो इसको आपको ऊपर वाले को एंड बी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इसको हम अलाउ करेंगे फॉल के लिए तो ये एंड नीचे गिरेगा। तो ये एंड बी है और ये एंड ए है। फिर कहता है इज देन अलाउड टू फॉल, तो ये इस तरह से फॉल करने के लिए इसको अलाउ कर दिया। फाइंड स्पीड ऑफ दिस एंड बी, स्पीड ऑफ अदर एंड बी व्हेन इट स्ट्राइक्स द फ्लोर। तो जब ये यहां स्ट्राइक करेगा, मान लीजिए पॉइंट डी है, तो जब ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पॉइंट डी पर फॉल करने के बाद, तो यहाँ स्पीड क्या होगी एंड बी की, ये बताना है। तो गिरने से पहले तो ये क्या है, वर्टिकल है और इसका मास होगा मान लीजिए m, मीटर स्केल का जो मास है वो m है। तो वेट कहाँ एक्ट करेगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ये पॉइंट सी मान लीजिए, यहाँ पर mg एक्ट करेगा और ये इसकी अगर टोटल लेंथ ए बी एल है जो कि 1 मीटर है,
क्योंकि लिखा हुआ है मीटर स्केल, यानी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो ए बी एल है तो ये ए सी क्या हो जाएगा L/2। तो ये जो यहां से यहां तक हाइट है ये L/2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रोड की? पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यहां पर जब ये इस पॉइंट पर है एट बिफोर फॉलिंग, फॉल करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। एच क्या होती है? हाइट होती है मास की। यहां पर हम हाइट कितनी लेंगे L/2, L/2, क्योंकि मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हाइट 0 से लेके हाइट L तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, टोटल जो वेट जहां पर आप कंसीडर करते हैं एक्ट कर रहा है mg, वहां पर हम पूरा मास कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। तो वो पॉइंट आ रहा है आपका L/2 हाइट पे, तो इसलिए h हम क्या लेंगे L/2। पोटेंशियल एनर्जी बिफोर फॉलिंग, ये एट वर्ड नहीं आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी बिफोर फॉलिंग mg L/2। अब जब ये फॉल करेगा इस तरह से, तो जब D पे पहुंचेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहां तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब अगर हम देखें तो ये रोड है, ये इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है। तो इट इज ए केस जिसमें ये एक रोड है और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लीजिए ये EF है, तो IEF हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, वो था mL²/3। ओके, mL²/3। तो काइनेटिक एनर्जी KE फॉर काइनेटिक एनर्जी एट D इज इक्वल टू 1/2I ω²। यही होती है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो 1/2I की वैल्यू है mL²/3। ओके, हमने यहां स्मॉल m लिखा है तो यहां भी स्मॉल m लिखना पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ रोड तो सेम रहेगा। तो यहां भी आप स्मॉल m लिख सकते हैं। वैसे ये तो फॉर्मूला है, इसमें मैटर नहीं करता इतना। तो mL²/3 एंड ओमेगा, वेल आपके पास होता है V = R ओमेगा। यहां पे R इस सर्कल का क्या होगा? AB, यानी L के इक्वल होगा। तो V = L ओमेगा। तो ओमेगा आ गया यहां से V/L, तो ये हो जाएगा V²/L², क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। ये है काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगी आपकी L² से L² कैंसल, तो mV²/3 × 2 6। L² से L² कैंसल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी बिफोर फॉलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट D। पोटेंशियल एनर्जी बिफोर फॉलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट D। बिफोर फॉलिंग क्या था? mg/L/2, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी है mV²/6। m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से, और ये 2 से ये 3 आ गया, तो यहाँ से V² आ गया आपका 3gL, और V = √3gL। √3g की वैल्यू 9.8 और L की वैल्यू है 1 मीटर। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप इसका √ फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका आएगा 5.4 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके √ कैलकुलेट करके आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 8th क्लास से आप करते आ रहे हो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये आपको आता है, या 8वीं क्लास से आप कर रहे हो, तो ये तो आपको अपने आप करना होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, उसके लिए पहले इरेज कर देते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सपोज हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम है और वो सिस्टम की एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। कंसीडर n पार्टिकल सिस्टम हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। Let tau 1, tau 2 up to tau n be the torque acting on each particle। ओके, तो नेट टॉर्क क्या होगा, इन सभी का वेक्टर सम हो जाएगा। इट इज tau 1 प्लस tau 2 तो प्लस tau n। टॉर्क होता है R इंटू एफ, R1 F1 प्लस R2 F2 अप टू Rn Fn। F is ma एंड A is R अल्फा, तो F क्या हो जाएगा, M A की जगह R अल्फा। तो R1 इंटू M1 R1 अल्फा प्लस R2 इंटू M2 R2 अल्फा। देखिए मास M1 M2 और जो डिस्टेंसेस हैं R1 R2 फ्रॉम दी एक्सिस वो अलग अलग होंगी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है रिजिड बॉडी का, सभी पार्टिकल का सेम होगा। अल्फा इसलिए हम ले रहे हैं, इसको हम अल्फा 1 अल्फा 2 इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो प्लस अप टू Rn इंटू Mn Rn अल्फा। सो हो गया M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा। मैं इस पूरी टर्म में से अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। ओके, ये मैं 2 अच्छे से लिख देता हूं, M2 R2 स्क्वायर, ये Mn Rn स्क्वायर। और ये टर्म क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। सो टाउ इक्वल टू I अल्फा। दिस इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें भी हम सेम n पार्टिकल सिस्टम लेंगे और उनका मोमेंटम होगा p1 p2 p3 अप टू pn लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल L से लिखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम होगा L1 L2 L3 एंड सो ऑन। कंसीडर n पार्टिकल सिस्टम having angular velocity
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी भी रिजिड बॉडी में सभी पार्टिकल की क्या होगी, सेम होगी, ओमेगा। आपका एल होता है आर क्रॉस पी। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम L, it will be L1 plus L2 up to Ln। हम लीनियर सम क्यों कर रहे हैं वेक्टर सम के बजाय, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की वो सेम आएगी सभी के लिए। तो L1 हो गया आपका R1P1, L2 इज R2P2 अप टू Ln इज RnPn। P है आपका mv और V है R ओमेगा। तो P क्या हो गया, V है R ओमेगा। तो P इक्वल टू एम आर ओमेगा। तो R1 इंटू M1 R1 ओमेगा प्लस R2 इंटू M2 R2 ओमेगा एंड सो ऑन अप टू Rn इक्वल Rn इंटू Mn Rn ओमेगा। तो ये हो गया आपका M1 R1 इंटू R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 इंटू R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो इसमें मैं ओमेगा कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। Mn Rn स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। सो L इक्वल टू I ओमेगा। This is relation between angular momentum and moment of inertia। अब हम इन दोनों रिलेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं पहले इसको इरेज करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिए हैं। दो न्यूमेरिकल लिखे, पहले ये पढ़ते हैं। ए ग्राइंडस्टोन हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा यहां पर। ए ग्राइंडस्टोन हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ए कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड द ग्राइंडस्टोन इज फाउंड टू हैव ए स्पीड ऑफ 150 RPM। RPM means revolution per minute, 10 seconds after starting from rest। यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या होगी, 0। टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। किस काम में लग रहा है टाइम 10 सेकेंड, टू अचीव ए स्पीड ऑफ 150 RPM। रिवोल्यूशन पर मिनट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वो दिया हुआ है 150 RPM। इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 60, तो 5/2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। फिर आगे कहता है कैलकुलेट टॉर्क। ओके, तो मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूं स्टेटमेंट। ए ग्राइंडस्टोन हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ए कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड द ग्राइंडस्टोन इज फाउंड टू हैव a speed of 150 RPM। RPM means revolution per minute, 10 seconds after starting from rest। Calculate torque। तो आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क होता है I अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा आपका इस इक्वेशन से निकलेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो अल्फा हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई टी। ओमेगा नोट 0 है, टी 10 सेकेंड है, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई म्यू।
क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी 10 सेकेंड के बाद अचीव की है, 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो 2 पाई म्यू, तो 2 पाई इंटू 5/2, तो ये आ गया आपका 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अल्फा निकाल लीजिए, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाय टी। ओमेगा है 5 पाई, ओमेगा नोट 0 है और टी की वैल्यू है 10। तो ये 5/10 होता है 1/2, तो π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका अल्फा आ गया यहाँ से। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दी हुई है। तो आई की वैल्यू रखिए 6, अल्फा की वैल्यू π/2, तो 2 से ये कैंसिल होके 6, 3 आ जाएगा, तो 3 पाई, और यूनिट क्या होंगी टॉर्क की? न्यूटन मीटर। तो 3 पाई न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें दिया है ए रिंग ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर एंड ऑफ मास 10 किलोग्राम is rotating about its axis at the rate of 2100 rpm। rpm मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। फाइंड नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नंबर 2 एंगुलर मोमेंटम, एंड नंबर 3 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग। वेल यहां पर कहता है अबाउट इट्स एक्सिस, तो यहां किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और इस एक्सिस के अबाउट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² होता है। IAB आपका क्या होगा? mr²। m क्या है? मास ऑफ रिंग जो कि 10 किलोग्राम है। r क्या है? रेडियस ऑफ रिंग जो डायमीटर का हाफ हो जाता है। डायमीटर है 0.4 मीटर, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा 0.2 मीटर। तो ये 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.04, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू आई ओमेगा। आई की वैल्यू आ गई अभी, लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो ओमेगा कैसे निकलेगा? ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2100 rpm, म्यू दिया हुआ है 2100 rpm। इसको पहले rps रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा आपका 35 rps, 35 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, तो 2 पाई इंटू 35, तो ये आ गया 70 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आपका ओमेगा आ गया। तो अब हम ये वैल्यूज रख देंगे। तो वैल्यू रखते हैं अगर, तो आई की वैल्यू है 0.4, ओमेगा है 70 पाई। पाई की भी मैं वैल्यू रख देता हूं 22/7, तो ये इससे कैंसिल होके 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 88, और ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम। फिर है काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के से लिख देता हूं मैं इसको। ये होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2। आई की वैल्यू है 0.4, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है 70 पाई। 70 पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख देता हूं, इसका स्क्वायर।
तो ये हो गया 0.2, 0.4/2, 0.2 इंटू ये 70 को कैंसिल करके 10 देगा, 10 इंटू 22 क्या होगा 220 का स्क्वायर। अब आप 220 का स्क्वायर निकालिए और उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9680 जूल आएगा, 9680 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी मैं इन दोनों को इरेज करके आपके लिए एक न्यूमेरिकल और लिख देता हूं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, ए कोड इज वाउंड ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील ऑफ डायमीटर 0.3 मीटर. The axis of wheel is horizontal. A mass of 0.5 kilogram is attached at the end of the cord and it is allowed to fall from the rest. If the weight falls 1.5 meter in 4 seconds, what is angular acceleration of wheel? Also find out moment of inertia of wheel. तो आपको एक व्हील दिया गया है, मान लीजिए ये एक व्हील है। व्हील सर्कुलर होता है, लेकिन ये सर्कुलर मेरे पास कोई बॉडी नहीं थी तो मैं ये रेक्टेंगुलर ही ले आया। आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि ये सर्कुलर है, तो ये एक व्हील है इस तरह से, और ये कहता है जो इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल इसका एक्सिस होगा और इसके अबाउट इस तरह से ये रोटेट करेगा व्हील, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद। ये पेन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.3/2, 0.15 मीटर, और मास दिया हुआ है व्हील का 0.5 किलोग्राम। सॉरी, मास ये व्हील का नहीं है, ये मास व्हील के साथ अटैच किया गया। कैसे? देखिए, ये व्हील है आपका, ये इसकी सरकमफ्रेंस है, ये क्या है? सरकमफ्रेंस। ये तो इस सरकमफ्रेंस के ऊपर क्या किया है? एक हमने कोड को वाउंड किया है। कोड मतलब एक धागा हमने यहां से शुरू किया, इस तरह से इस सरकमफ्रेंस के ऊपर वाउंड करना शुरू कर दिया। इस तरह से हमने वाउंड किया, और क्या किया, इस धागे का यहां पर जो एंड है आखिर में, वहां पर 0.5 किलोग्राम मास हमने अटैच कर दिया। क्या किया? वहां पर 0.5 किलोग्राम मास अटैच कर दिया, और शुरू में व्हील रेस्ट पर है, यानी इनिशियली ये 0 है वेलोसिटी। ये आपका व्हील है, और इसका जो एक्सिस है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और इसके ऊपर एक थ्रेड हमने, एक धागा हमने इस तरह से लपेट दिया। ओके, तो फाइनली वो जो धागा आपने लपेटा हुआ उसका एक एंड होगा यहां पर इस तरह से, वहां पर एक मास m आपने लगा दिया जो है 0.5 किलोग्राम, और ये इनिशियली रेस्ट पर है। फिर क्या होता है? फिर ये कहता है इफ द वेट फॉल्स 1.5 मीटर इन 4 सेकेंड। अब इसको ना व्हील को रोटेट करने के लिए अलाउ कर दिया। व्हील अगर रोटेट करेगा इस तरह से तो ये मास नीचे जाएगा। ये कहता है मास 4 सेकेंड में 1.5 मीटर नीचे चला गया। ये मान लीजिए, पहले इसको ये मान लें पोजीशन, फिर ये, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 1.5 मीटर, और इसके लिए टाइम कितना लगा है? 4 सेकेंड। इस डिस्टेंस को मैं s से लिख देता हूं। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी जो कि s = ut + ½ at² इक्वेशन से निकल जाएगी। तो
एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2a टी स्क्वायर। एस की वैल्यू है 1.5, यू की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी 0 प्लस 1/2a इंटू 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो ये a आ जाएगा यहाँ से 1.5 इंटू 2 3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, तो 3/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जिसको आप लिखते हो। तो a इक्वल टू आर अल्फा होता है, ये रिलेशन होता है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में, ये आपने पढ़ा है। तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से a बाय आर, 3 डिवाइड बाय 16 और r की वैल्यू क्या है 0.15। अब इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, 3 को आप 16 से डिवाइड करो और फिर उसको 0.15 से डिवाइड करो। ये तो आप 5वीं क्लास से कर रहे हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके वैल्यू आपकी आती है 1.25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका अल्फा आ गया। अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टॉर्क होता है आई अल्फा और ये आर इंटू एफ के इक्वल भी होता है। तो यहां से आई आ गया आपका आर इंटू एफ डिवाइड बाय अल्फा। आर की वैल्यू ये है, अल्फा की वैल्यू ये हमने निकाली 1.25। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स। टॉर्क के लिए फोर्स कैसे लगता है कि ये अगर डिस्टेंस r है और ये टेंजेंशियल फोर्स f है तो टॉर्क क्या है r इंटू एफ। ये एंगल आपका 90 डिग्री बन जाता है। तो हम टेंजेंशियल फोर्स को इसमें लेते हैं। तो इसमें टेंजेंशियल फोर्स कौन सा लगेगा, mg लगेगा, इसकी वजह से डाउनवर्ड। तो f आप किसको लोगे, mg को। तो f क्या है आपका mg, m की वैल्यू है 0.5 इंटू g की वैल्यू है 9.8 न्यूटन। तो यहां से I इक्वल टू r की वैल्यू 0.15, f की वैल्यू 0.5 इंटू 9.8 और डिवाइड बाय अल्फा 1.25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को सबको मल्टीप्लाई करके 1.25 से आप डिवाइड कर दोगे और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो है 0.588 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये एक और न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये प्रिंसिपल कहता है इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज 0 देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये डेफिनेशन हम पहले लिख भी चुके हैं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए कि हमारे पास रिलेशन है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में टाउ इक्वल टू dl बाय dt एंड इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन dl बाय dt इज 0 और दैट मीन्स L इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। L कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, L1 इक्वल टू L2 इंटू डिफरेंट सिचुएशंस फॉर द सेम सिस्टम इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। और हमने पढ़ा था L इक्वल टू आई ओमेगा, तो हम इसको लिखेंगे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो ये जो फॉर्मूला है अब हम अगले दो न्यूमेरिकल करने के लिए यूज करते हैं।
तो देखते हैं हम अभी आज की क्लास में दोनों हो पाएंगे या फिर हमें एक आज करेंगे और एक नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको इरेज करके आपके लिए एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसका स्टेटमेंट है, इफ अर्थ वर टू कॉन्ट्रैक्ट सडनली टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। ये कहते हैं कि जो प्रेजेंटली अर्थ का रेडियस है सडनली उसका हाफ हो जाए अगर अर्थ का रेडियस, विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट, बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के, बाय व्हाट ड्यूरेशन वुड द डे बी डिक्रीज्ड। तो कहते हैं जो दिन है वो कितने टाइम से घट जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा दिन। अभी 24 घंटे का है, फिर कितने घंटे का होगा और डिक्रीज कितना होगा। Assume Earth to be a solid sphere of moment of inertia 2/5 m r square। अभी जो रेडियस है वो हम r1 मान लेते हैं, वो r है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ प्रेजेंट रेडियस यानी r/2। अभी आपका जो टाइम पीरियड है 1 डे का वो 24 आवर है। हम T2 निकाल लेते हैं कि अगर रेडियस हाफ हो जाए तो दिन कितने घंटे का रह जाएगा, और जो दोनों का डिफरेंस होगा उतना डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ डे हो जाएगा। अभी मान लीजिए हमारा अभी 24 घंटे का है, बाद में मान लीजिए ये 12 घंटे का हो जाता है, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा, 24 - 12 12। मान लीजिए 10 घंटे का हो जाता है तो डिक्रीज क्या होगा, 24 - 10 14 घंटे हो जाएगा। ओके, तो इसमें टॉर्क कह रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो I1 क्या हो जाएगा, 2/5 mr1 स्क्वायर, I2 होगा 2/5 mr2 स्क्वायर। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व्ड है क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन I1 ω1 इज I2 ω2। अब ओमेगा भी नहीं पता हमें, लेकिन ओमेगा होता है 2π/T, तो ये वैल्यू रख देंगे हम। I1 की वैल्यू 2/5 mr1 स्क्वायर और ω1 हो जाएगा 2π/T1। इसी तरह से I2 इज 2/5 mr2 स्क्वायर और ω2 2π/T2। 2π से 2π कैंसिल, 2/5 m से 2/5 m कैंसिल। क्योंकि इसमें सिर्फ रेडियस डिक्रीज होने का कहा है, मास डिक्रीज होने के बारे में नहीं कहा है, तो इसलिए दोनों तरफ मास सेम लिया गया है। तो यहां से ये T2 इधर आ जाएगा, T2/T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर और ये R1 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका R2/R1 का स्क्वायर। अब यहां पर आपका R1 R है, R2 है R/2। तो मैं ये वैल्यूज रख देता हूं। T2 डिवाइड बाई T1 है 24 इज इक्वल टू R2 है R/2 डिवाइड बाई R1 क्या है, R है और इसका स्क्वायर, R से R कैंसल, तो T2 क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये 24 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये 6 पे कैंसिल होंगे, तो ये गया 6 आवर। तो रेडियस हाफ होने के बाद आपका जो दिन है वो 6 घंटे का हो जाएगा। तो डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ डे कितना होगा, डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ डे, पहले आपका 24 घंटे का था, अब सिर्फ 6 घंटे का रह गया, तो डिक्रीज क्या हुआ, 18 आवर। 24 - 6 इक्वल टू 18 घंटे। तो आपका जो दिन है
वो 18 घंटे से कम हो जाएगा, सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल था। ऐसा ही हम एक न्यूमेरिकल और लिखते हैं, तो मैं इसको इरेज करके पहले आपके लिए दूसरा न्यूमेरिकल भी लिख देता हूं। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें कहता है व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ डे इफ अर्थ सडनली shrinks to 1/64 of its original volume, mass remaining the same। ये कहते हैं कि अर्थ का जो वॉल्यूम है, अगर वो सडनली जो प्रेजेंट वॉल्यूम है उसका 1/64 हो जाए तो ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा फिर। और आपको मान के चलना है मास अर्थ का सेम रहेगा। तो मान लीजिए m है मास ऑफ अर्थ, और अभी जो रेडियस है वो r1 है, वो r के इक्वल है। तो अभी जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब। आफ्टर श्रिंकिंग, जब वो श्रिंक हो जाएगा, लेट जो रेडियस है वो r2 है, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड v2 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो v2 क्या होगा, 4/3 पाई r2 क्यूब। बट आपको गिवन है जो v2 है वो v1 का 64th पार्ट है, यानी v2 इज v1/64। तो मैं वैल्यू रख देता हूं 4/3 पाई r2 क्यूब इज 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइड बाय 64। 4/3 पाई कैंसल, तो r2 क्यूब इज r1 क्यूब बाय 64। r2 क्यूब इज, इसको आप r1/4 का क्यूब लिख सकते हो क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। तो यहां से आपका आ गया r2 इज r1/4। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये r2 और r1 में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ था। आपको बताया था दैट इफ अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ प्रेजेंट रेडियस, तो यानी उसमें दिया था r2 इक्वल टू r1/2। इसमें नहीं दिया था, लेकिन इसमें वॉल्यूम का रिलेशन दिया था, v2 इज v1/64। ठीक है, तो आपको r2 r1 का रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा। अब सेम उसी तरीके से जैसे इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया था, आप रख दो I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। इसमें भी एक्सटर्नल टॉर्क अर्थ पर 0 है, वो आप मान के चलिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो जैसे पहले वाले में अलग से लिखा हुआ था एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, तो इसमें भी एक्सटर्नल टॉर्क आपको 0 लिखना है। तो I1 इज 2/5 m r1 स्क्वायर और ω1 इज 2π/t1, जैसे इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने किया था। हमने उसमें भी क्या लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, तो वो सेम टर्म इसमें कंटिन्यू करके चलेंगे। I2 होगा 2/5 m r2 स्क्वायर और ω2 इज t π/t2। 2/5 m कैंसल, 2π कैंसल, तो ये t2 इधर चला जाएगा, डिवाइड बाय t1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर, और ये r1 स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा। तो t2 डिवाइड बाय प्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ डे क्या है, 24 आवर। तो t2 बाय t1 की वैल्यू 24 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर, r2 है r1/4, तो r1 स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16 इंटू डिनोमिनेटर में r1 स्क्वायर भी आएगा, तो r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कैंसिल, तो 1/16। तो t2 हो जाएगा आपका, ये 24 इधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो 24 डिवाइड बाय 16 1.5 आवर। तो जो ये फिनोमेना होगा कि अगर वॉल्यूम 1/64 हो जाए ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, तो जो आपका दिन है वो सिर्फ 1.5 आवर का रह जाएगा, सिर्फ 1.5 घंटे का रह जाएगा।
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यही चैप्टर रोटेशनल मोशन नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।